हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने देखा था कि भाई एम्पियर सर्किटल लॉ अधूरा था। मैक्सवेल जी ने उसको कंप्लीट कर दिया था। मैक्सवेल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि भाई दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में प्रैक्टिकली देखें तो कोई कंडक्टिंग करंट का फ्लो नहीं है, तो उसके हिसाब से तो वो ओपन सर्किट होनी चाहिए। फिर भी वहां पे करंट का फ्लो है, तो वो करंट कौन सा है जो दो प्लेट के बीच में है? वो करंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जिसका डायमेंशन करंट को मैच करता है। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने जब देखा तो वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लग पाया। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर लो लो होता है तो हर एक जगह पे लगना चाहिए, हर एक जगह पे वैलिड होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी ओर से एक्सपेरिमेंट करके एक कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब कि मैं इतना बोल सकता हूं कि मैक्सवेल जी का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखने जाए तो वो सिर्फ इतना है, इतना उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि भाई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझना है तो आपको चार ये नियम याद होने चाहिए। अगर आप चाहो तो ये चार नियम अगर याद है तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिलेटेड कोई भी पॉइंट को आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। इसीलिए शायद ये मैक्सवेल के इक्वेशन बोले गए। देखो ये बोलना अलग चीज होती है और सच में कंट्रीब्यूशन होना अलग चीज होती है। हाँ ये अलग है कि ये बात अलग होती है कि भाई मैक्सवेल जी ने ये बताया कि अगर आप चार इक्वेशन यहाँ पे स्टडी कर लेते हो तो आप आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना। हर एक को आप समझ सकते हो। तो ये बात सही है कि उन्होंने ये चारों नियमों को इस तरीके से दिया, मतलब कि थे अलग नियम लेकिन चारों को नियमों को उन्होंने इस तरीके से दिया कि भाई अगर ये चार लॉ अगर आपको पता है तो आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सच बात बोलो तो उनका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो भी है ना, ये सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन है ना। बाकी सारे लॉ जो भी है वो आप पढ़ चुके हैं, किसी और ने दिए थे। लेकिन उन्होंने ये चार को कंबाइन करके एक पैकेज जैसा बना दिया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर स्टडी करना है तो आपको ये चार नियम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिसको हम पैकेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला उसमें से आता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको पता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो हम सिर्फ यहाँ पे ये चार नियमों को सिर्फ देखने वाले हैं, है ना। उसका डिटेल डिस्कशन तो हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे देखना है कि अगर आपको कोई पूछता है 2 मार्क्स में लिखने को कि भाई मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखो, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से चार इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन में कंसिडर किए जाते हैं, है ना। क्योंकि ये मैक्सवेल जी ने बोला था कि अगर आपको ये चार नियम पता है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। बाकी रियलिटी में देखें तो यहाँ पे ये चार अलग अलग लॉस है। यहाँ पे मैक्सवेल जी का सिर्फ कंट्रीब्यूशन देखा तो ये सिर्फ इतना है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो उन्होंने दिया था, हालांकि वो एम्पियर जी का सर्किटल लॉ उसका मॉडिफिकेशन था, उसको एक्सटेंशन बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने ये वाली टर्म पे तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था, ठीक है। सिर्फ पीछे उन्होंने कुछ अपेंड कर दिया कि जो जहां पे वैलिड नहीं था वहां पे उनको वैलिड कर दिया, ठीक है। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा था। तो पहला होता है गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट इज यू ऑलरेडी नो। गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म आपको ये पता है, हमने देखा था मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ कि भाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ये वाले केस में होता क्या है एक्चुअली कि भाई फील्ड लाइंस जो भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेसिफिकली बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज सरफेस बनाती है, क्लोज पाथ बनाती है ना। क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे लेकिन क्लोज पाथ बनाती है। तो हमेशा ये क्लोज इंटीग्रेशन उसके लिए जीरो रहेगा, है ना। उसके बाद फेराडे जी ने एक लॉ दिया था। फेराडे जी ने भी बोला था कि भाई line integration of closed line integration of electric field is nothing but equal to rate of change of magnetic flux with respect to time, ठीक है। तो ये फेराडे जी का लॉ था और हमने देखा था फेराडे जी ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे और उससे उन्होंने बताया था कि अगर किसी एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी करते हो तो उससे ये वाले फील्ड में, ये वाली दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है और अल्टीमेटली ये यही तो है ईएमएफ इंड्यूस हुआ, है ना। ये यही तो है ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो अल्टीमेटली हम वहां पे क्या लिखे थे, हम इसको लाइन इंटीग्रेशन नहीं बोलते, हम वहां पे इसको ईएमएफ बोले थे
ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बी बाई डी टी। लेकिन अगर उसको अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो दैट ईएमएफ इज नथिंग बट इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो मैंने आपको पहले कल स्टेटमेंट दिया था, याद आया कुछ? मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने बोला था कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको मैंने पहले ही समझा था कि भाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। और मैंने वो एग्जांपल भी दिया था कि एक कॉइल के करंट को वेरी करने से उसका फील्ड वेरी होता है, और उसका फील्ड वेरी होने के कारण दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण वहां पे ईएमएफ करंट इंड्यूस होता है। और क्योंकि करंट का बहाव है, करंट का फ्लो है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये था वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो शायद यही है हमारा फैराडेज लॉ। अल्टीमेटली आप समझ सकते हो, हम इसको ईएमएफ बोलते थे, अब तक हम इसको क्या बोलते थे? ईएमएफ बोलते थे। लेकिन अगर आप इसको डीप में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? दैट ईएमएफ इज नथिंग बट इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ऐसे ये मोटी मोटी भाषा में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। आइडियली हम इसको आसान भाषा में बोलो तो ये ईएमएफ होता है हमारे लिए, ये ईएमएफ का काम करता है, ठीक है? हमने जो भी देखा था वहां पे भी हमने इसको ईएमएफ ही बोला था, लेकिन अल्टीमेटली वो है क्या? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज दी, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ, दैट इज द प्रूफ ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ये एक प्रूफ था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ये चार नियम है, एक है गॉस लॉ, एंड एक है फैराडेज लॉ, एंड एक है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। गॉस लॉ जो भी थे वो दोनों के लिए लगते थे, है ना? तो आप देखोगे तो ये दोनों नियमों को, टोटल चार नियम है, लेकिन आप अगर कंसिडरेशन में लेते हो तो दो नियम ऐसे हैं कि जो आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन देते हैं, मतलब कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के रिलेटेड नियम है, एंड दो नियम ऐसे हैं कि जो आपको क्लोज लूप इंटीग्रेशन को पॉइंट आउट करते हैं, शो करते हैं, है ना? तो अल्टीमेटली अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो भाई ये कुछ इतना ही है कि भाई यहां पे हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके रिलेटेड ऐसे कौन से नियम है कि जिसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सॉल्व कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमने पहले बोला था, जब भी हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था, हमने बताया भी था कि भाई पहले दूर दूर तक किसी को अंदाजा नहीं था कि किसी चार्ज का किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन वो एस्टेब्लिश हुआ। अगर वो नहीं पता था तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग ब्रांचेस थी, लेकिन उसका इन्वेंशन होने के बाद, मतलब कि ये सर्च करने के बाद पता चला कि भाई ये जो मैग्नेटिज्म है वो आता कहां से? मूविंग चार्ज की वजह से। तो कहीं ना कहीं चार्ज का सीधा रिलेशन है मैग्नेटिज्म से, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करना है तो आपको ये मैक्सवेल के चार इक्वेशन पता होने चाहिए, ठीक है? ये काफी है, चार इक्वेशन काफी है किसी को भी समझने के लिए, इवन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी समझने के लिए ये काफी है ना? क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो 2 मार्क्स में आ सकता है कि राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से इक्वेशन है। खैर सारी चीजें हमने डिटेल में उसके रिलेटिव चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया है, तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है यहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला ही दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है। देखो हमने जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया, तो एवरी टाइम हमने पहले यही फोकस में रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इसका कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है ना? तो हमने हमेशा उसके सोर्स के ऊपर हमेशा हमने नजर रखी है ना? पहला हमारा एम यही होता है कि भाई ये आया कहां से, है ना? भाई हमारा नहीं हो, लेकिन जिन साइंटिस्टों ने ये अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इसको इन्वेंट करने में, तो उन्होंने तो हमेशा एक ही टारगेट रखा था। वो क्या ढूंढ रहे थे? वो लोग यही ढूंढ रहे थे कि भाई इसका सोर्स क्या है, कहां से ये प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा है, अभी वो आया कहां से, बस ये पता करना था, है ना? और इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़े, तो हर एक टाइम पे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आया था कि भाई इसका कॉज क्या है, और हमने वही ढूंढा था। हमने बोला था कि भाई अगर एक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, जैसे कि चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, तो ऐसे केस में
ऐसे केस में वो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो वहां पे सिर्फ एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या है? स्टैटिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टैटिक चार्ज। ऐसा चार्ज की जो रेस्ट कंडीशन में है वो कॉज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, है ना। सीधी सी बात है। दूसरी कंडीशन, चार्ज इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो स्टैटिक प्रॉपर्टी देता है। तो हमें यह भी पता है कि अगर चार्ज मोशन में है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? अगर चार्ज मोशन में है तो भाई वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। मतलब कि अगर मैं पूछूं कि कोई चार्ज अगर मोशन में है, मूविंग चार्ज है, तो ऐसे केस में वो अपने सराउंडिंग में कौन सा फील्ड प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है ना। मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये डायरेक्शन में मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, उसमें से मैंने बताया है कि भाई मान लो कि यहाँ पे करंट का फ्लो आई जो ये डायरेक्शन में राइट साइड की डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि ड्यू टू दिस करंट आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये वाली लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ ये डायरेक्शन में होगा, है ना। ये डायरेक्शन में यहां से घूमता घूमता यहाँ पे आएगा, यहां से घूमता घूमता नीचे जाएगा, यहां से घूमता घूमता ऊपर आएगा। इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो हमें ये चीज नोटिस कर ली थी कि भाई मूविंग चार्ज ये सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई चार्ज मोशन में हो, है ना। ये हमें पता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? जरा सोच के बताओ। यहां पे हमने ये तो देख लिया कि जी हां यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है क्या? देखो, आपको ये लगेगा 100% लगेगा कि भाई यहां पे अगर करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पे चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या मोशन ये डायरेक्शन में होगा। मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन की मोशन को अगर रेड कलर से बताऊं तो भाई इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव होते नजर आएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। अब सीधी सी बात है कि कोई भी चार्ज है तो चार्ज अपने आप अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो प्रोवाइड करता ही है ना। हम बोलते हैं कि भाई वो रेस्ट कंडीशन में तब हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है। बात तो सही है कि मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए ये चार्ज का फ्लो होना जरूरी है ना। चार्ज मोशन में होना जरूरी है, तो इसीलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई जब भी चार्ज मोशन में तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड देना बंद कर देता है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड देना बंद नहीं करता है। लेकिन हम जिस जिस कंडक्टर की बात करते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सोचो कि जरा ये सर्किट जो भी ये जो कंडक्टर है इसके अंदर चार्ज का फ्लो कैसे आया, करंट क्यों आया? भाई ऐसे मतलब कि मैं इसको डिस्कनेक्ट रखूं, ऐसे दोनों एंड मैंने ऐसे खुले छोड़ दिए हैं और मैं बोलूं कि वहां पे चार्ज का फ्लो है, हाउ इट्स पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं ये किसी सर्किट का एक पार्ट होना जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे कोई एक बैटरी कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड है तो मैं मान सकता हूं कि ये कंडक्टिंग वायर में से करंट का फ्लो है। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो, है ना। विदाउट बैटरी, विदाउट क्लोज पाथ करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। ये सीधी सी बात है ना। करंट सिर्फ किसी क्लोज लूप के अंदर ही मूव हो सकता है। और उसमें से मैंने ये भी समझा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि भाई कोई भी बैटरी, दुनिया की कोई भी बैटरी लेके आओ, बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है। ये गलत मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई बैटरी भी चार्ज प्रोवाइड करती है। नहीं, बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती। बैटरी तो सिर्फ यहां पे एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को मूव होने के लिए। बैटरी का काम सिर्फ यहां पे एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। और वो फील्ड की वजह से वो चार्ज मोशन में आ जाता है। मतलब कि अल्टीमेटली मैं बोलना चाहूं तो भाई ये बैटरी है वो सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको नहीं, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो घूम पाए। बाकी अल्टीमेटली अगर ये जो चार्ज है ना वो कहां से आए हैं? ये कंडक्टर के खुद के चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये देखा था, हमने सुना भी था, मैंने बोला भी था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी होती है। जैसे ही आप यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो अभी क्या होता है, वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पहुंचना चाहते थे कहीं पे और पहुंच चुके हैं कहीं पे। ऐसा होता है उनके साथ, है ना। ये हमने डिटेल में स्टडी किया है। देखो, सारी चीजें ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी की किताब में फ्लो में नहीं दी गई है। कभी भी ऐसा मत करना कि भाई पहले मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं फिर स्टैटिक पढ़ते हैं, भाई नहीं।
जो चीजें आपको जिस ऑर्डर में दी गई है उसके पीछे कोई वजह है, वो वजह आपको जाननी है, समझनी है, तभी आप शायद ये सारी चीजों को लिंक कर पाओगे। ये सारा जो बेस है ना, वो आपने पहले क्रिएट किया। अगर मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझना था, आपको समझने का अंदर से मान लो कि ईगरनेस था, तो ऐसे केस में आपको पहले से रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट करके भाई कब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कब मैग्नेटिक फील्ड होता है, कब दोनों होते हैं, क्योंकि यहां पे तो दोनों होंगे ना, तो पहले आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ता है स्टडी करना, और तब जाके आप यहां पे पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सारी चीजें फ्लो में स्टडी करनी बहुत ही जरूरी है। इवन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपको पूरा जो ऐसे चैप्टर दिए गए हैं ना, जो फ्लो में दिए गए हैं, वो बहुत ही बढ़िया फ्लो है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वहां पे देखा था कि ये जो चार्ज होते हैं वो किसके चार्ज होते हैं, कंडक्टर के खुद के चार्ज, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, कंडक्टर के। बैटरी थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन देने वाली है। तो मैंने वहां पे समझाया भी था, ओइस्टर जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक में अगर आप कोई दूसरे चार्ज को रखते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप इसको मूव करवाना स्टार्ट करते हो तो अब इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। और इसका रीजन भी मैंने लेक्चर में दिया था क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर लेंथ को ऑब्जर्वेशन में लेते हो, मान लो कि मैं ये कंडक्टर की लेंथ को, इतनी लेंथ को मैं ऑब्जर्वेशन में लेता हूं, तो यहां पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन अभी ट्रैवल कर रहे हैं ना इतने रीजन में, या आप जो खिड़की जैसा दिख रहा है ना, इतने जितने ऑब्जर्वेशन का जो रीजन है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रैवल कर रहे हैं ना, उतने ही वहां पे एम्प्टी स्पेस होंगे, है ना। मतलब कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उतने पॉजिटिव चार्ज है। तो देखने जाए तो इतने रीजन के लिए नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। शायद इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानते हैं, क्योंकि भाई वहां पे नेट चार्ज उतने सेक्शन का कितना है, जीरो है, और वो जीरो ही रहेगा हमेशा, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। क्योंकि जितने रीजन में, मान लो कि यहां पे टोटल 100 इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन, ये जितना ऑब्जर्वेशन, जितना एरिया हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन अंदर दाखिल भी हो जाएगा, तो टोटल यहां पे 100 के 100 ही रहेंगे। मान लो कि इतनी खिड़की के अंदर आपको 100 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अगर एक यहां से चला भी जाता है तो पीछे से एक आगे आ जाएगा, मतलब कि यहां पे आपको एट अ टाइम 100 के 100 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उतने वहां पे एम्प्टी स्पेस भी है, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस किसकी वजह से आए, शायद ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकले हैं वहीं पे एम्प्टी स्पेस बने हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जितने फ्री हुए उतने ही वहां पे होल प्रोड्यूस हुए, एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो एम्प्टी स्पेस होते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए नेट चार्ज यहाँ पे जीरो निकलता है, इसीलिए शायद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो मानते हैं। तो ये मानना गलत हो जाएगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है जब भी मोशन में है तब वो अपना फील्ड प्रोवाइड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोवाइड करता है, लेकिन हम जब भी वो मोशन में होते हैं ना, तब मोशन में अगर वो रुका हुआ है तो हमें पता चलता है कि अच्छा वो रुका हुआ है, वो स्टेडी है, तो हम वहां पे सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है ही नहीं, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना, सॉरी मोशन में है, रेस्ट कंडीशन में है ही नहीं, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ेगा। मैं ऐसा एक एरिया ऑब्जर्वेशन में लूंगा, क्योंकि भाई मान लो कि आपके सामने से बहुत सारे चार्ज ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, स्पीड में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आप कैसे इसको ऑब्जर्व कर पाओगे, आप कैसे इनको ऑब्जर्व कर पाओगे कि भाई वो कौन से कपड़े पहन के जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, और सारी चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एक रीजन बनाना पड़ेगा, और उतने रीजन में मुझे एक कैमरा लगा के देखना पड़ेगा कि भाई कितने कितने गए, कितने कितने आए। तो यहाँ पे बस यही ऑब्जर्व करना होता है ना। तो इसीलिए शायद हम बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे जब भी वो सर्किट में कनेक्टेड है और जब चार्ज मोशन में है, एट दैट टाइम नेट चार्ज, आप जितनी लेंथ को ऑब्जर्व करते हो उसका नेट चार्ज क्या मानते हैं हम लोग, जीरो मानते हैं। और इसीलिए शायद हम बोल पाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चार्ज मोशन में है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है ना। तो अगर मैं बोलूं तो ये केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कहीं पे किसी एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे सिर्फ प्लेस कर दूं,
मान लो कि मैंने प्लस क्यू को प्लेस कर दिया, तो प्रैक्टिकली देखें तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां से वेलोसिटी दे देता हूं तो नाउ अभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो हमने देखा था कि चार्ज इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एट दैट टाइम वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे दोनों चाहिए ना, हमें तो ऐसा स्टेट यहाँ पे अज्यूम करना है जहां पे दोनों का एग्जिस्टेंस है ना, जहां पे दोनों का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें तो ऐसा स्टेट चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे सिर्फ दो स्टेट स्टडी किए थे, एक रेस्ट कंडीशन वाला, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके आप तीन स्टेट को स्टडी कर सकते हो। एक होता है रेस्ट कंडीशन, कि भाई वो रुका हुआ है तब इसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, सारी चीजें हम वहां पे हमने अगर 11th स्टैंडर्ड स्टडी करोगे तो वहां पे भी देखा था। ठीक है, चाहे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, मोशन इन अ प्लेन हो, तो वहां पे हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्या, अगर वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो क्या, और अगर वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन से मोशन में है तब क्या, है ना। तो हमने ऐसे तीन स्टेज वहां पे भी स्टडी किए थे। बस यहां पे भी आपको यही मानना है कि हम चार्ज के ऐसे तीन स्टेज को स्टडी कर रहे हैं। उसमें से पहला जो जो स्टेज था वो था रेस्ट कंडीशन का, जहां पे हमने सारी चीजें वहां पे डिफाइन कर ली थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वो सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर ली थी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन वाला स्टेज, जहां पे हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने देखा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, हु इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी। अभी आखिरी स्टेज जो भी है दैट इज रिमेनिंग, और शायद यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स, एंड दैट इज द चार्ज इज एक्सिलरेटिंग। चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, है ना। यहां पे बस यही आपको समझना है। देखो हमारी एनसीईआरटी की किताब में एक सेंटेंस लिखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, मैं ना नहीं बोलूंगा, ये स्टेटमेंट सही है कि मैक्सवेल जी ने अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए, एक्चुअल में उन्होंने तो ये समझा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कौन से स्टेज में आपको मिल सकते हैं, दोनों साथ में मिल सकते हैं, है ना। उन्होंने ये समझाया था। मतलब ये कहना गलत होगा कि मैं यही बोल दूं कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वही उसका कॉज है, वही उसका सोर्स है, नहीं, ये थोड़ा कहना गलत हो जाएगा। देखो मैं स्टेटमेंट गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट सही है। जो हमने स्टडी किया है, जो मैक्सवेल जी ने बताया था, मैक्सवेल जी ने सही बताया था। ठीक है, मैक्सवेल जी का स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें उसका इंटरप्रिटेशन ये निकालना कि भाई ये जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वही सोर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पे हमें ये समझना है कि एक्चुअल में वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट का अस्तित्व आया क्यों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसने प्रोड्यूस किया, कोई तो वजह होगी उसकी कि जिसने प्रोड्यूस किया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने वहां पे देखा था, हमने ये चीज नोटिस भी की थी कि भाई यहाँ पे अल्टीमेटली होता क्या है कि ये सारी कहानी तब चलती है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था, जब भी ये लेक्चर में मैंने समझा था डिस्प्लेसमेंट करंट, तब मैंने बोला था कि आप ये सारी चीजें तब इमेजिन कर सकते हो व्हेन एवर द कैपेसिटर इज चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तभी आप इसको इमेजिन कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते हो, है ना। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो भाई यहां से कंडक्शन करंट ही गायब हो जाएगा, बात खत्म हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो सीधी सी बात है। तो ये आप सिर्फ तभी इमेजिन कर सकते हो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो क्या आपने एक चीज नोटिस की कि यार यहां पे कैपेसिटर जब भी चार्ज हो रहा है, सो एट दैट टाइम यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के सामने वाली प्लेट पे जा रहे हैं। मतलब कि धीरे धीरे चार्ज एस्टैब्लिश हो रहा है, मतलब कि चार्ज दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो ऑसिलेट हो रहा है ना। चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, समझ में आ रही बात? ये सुनो, पहले चार्ज जीरो था, जैसे वो चार्जिंग स्टार्ट हुआ तो अभी धीरे 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 यहां से इलेक्ट्रॉन्स टूटने लगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन गए, फिर चार इलेक्ट्रॉन गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन टूटते जा रहे हैं और सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट हो रहे हैं, धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना।
चार्ज का ऑसिलेशंस हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आया कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट ये कॉज बोल सकते हैं, लेकिन अगर और डीप में जाओगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, अगर आपको ध्यान से समझना है तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, तो भाई ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ। डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो भी कंसेप्ट है वो सिर्फ तभी लग सकता है जब, देखो ये एक जरिया है, ये समझने का जरिया है, ये सिर्फ मैक्सवेल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था दो प्लेट के बीच का रीजन को इमेजिन करके, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में ही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल सकते हैं, नहीं। एक्चुअल में आप स्टडी कर चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कौन करता है, एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेटरी सर्किट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। हमने देखा था कि एलसी ऑसिलेटरी सर्किट एनर्जी कहां कहां लॉस करती है, उसमें से एक सेंटेंस ये भी था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट कर देती है एनर्जी को, है ना। तो हमने वहां पे स्टडी किया था, तो प्रैक्टिकली देखें तो वो वाली सर्किट यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर समझने के लिए, क्योंकि मैक्सवेल जी ने ये कॉन्सेप्ट कहां पे समझाया, दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, जरा इमेजिन करो कि उनका दिमाग कितना जबरदस्त होगा कि उन्होंने दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इमेजिनेशन किया, है ना। और उन्होंने बताया कि भाई यहां पे एक और करंट है, और वो करंट का अगर कॉज देखने जाए तो कॉज क्या है, वो करंट का कॉज क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेट करने वाला चार्ज। हां मैं बोलता हूं, मैं मानता हूं यहां पे कि भाई क्योंकि ये फ्लक्स वेरी कर रहा है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हुआ। फ्लक्स क्यों वेरी किया, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे वेरी कर रहा है, इसकी वजह से यहां पे फ्लक्स वेरी किया। तो मेरा ये क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि भाई तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेरी किया, क्योंकि भाई यहां पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी हमें ये दिमाग में फिट हो चुका है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉज क्या हो सकता है, चार्ज एक्सिलरेटिंग। इफ द चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, या फिर मैं बोलूं अलग लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि एक्सिलरेट करने वाला चार्ज कहां पे मिलेगा, कैसा होगा वो एक्सिलरेट करने वाला चार्ज, तो भाई कुछ भी नहीं, जो ऑसिलेट करने वाला चार्ज होता है वही हम एक्सिलरेटिंग चार्ज मानते हैं, है ना। यहां पे आपको ये दिमाग में फिट करना है कि एक्सिलरेशन करने वाला, एक्सिलरेट होने वाला चार्ज हमें कहां दिखेगा, तो भाई जहां पे आपको चार्ज ऑसिलेट करता नजर आए वहां पे आपको एक्सिलरेट करने वाला चार्ज दिखेगा। या फिर ऐसा समझ लो कि एक्सिलरेटिंग चार्ज को हम इमेजिन करना है तो हम ऑसिलेटिंग चार्ज को इमेजिन कर लेते हैं, मतलब कि ऐसे सर्किट के जहां पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है वही होगा हमारा एक्सिलरेटिंग चार्ज। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कॉज क्या निकला अभी, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉज क्या है, क्या मैं ये बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज द कॉज ऑफ या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का अगर डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा उसका कॉज क्या है, वेरिएबल फ्लक्स, उसका कॉज क्या है, वेरिएबल फील्ड, और उसका कॉज क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो हमने दो उसके स्टेट कंसीडर किए थे, दो स्टेट हमने स्टडी कर लिए थे चार्ज के, एक थी रेस्ट कंडीशन, दूसरी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली मोशन, एंड द थर्ड वन इज द चार्ज इज एक्सिलरेटिंग। अगर मैं यहां पे ये बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, मैं अगर ये चार्ज इज एक्सिलरेटिंग की जगह पे अगर मैं ये बोल दूं कि चार्ज इज ऑसिलेटिंग तो वो भी सही ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सिलरेट होने वाला चार्ज कहां पे दिखेगा, तो भाई जहां जहां पे आपको ऐसा दिखे कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है वहां पे आप उसको चार्ज एक्सिलरेटिंग है, एक्सिलरेट करने वाला चार्ज है, ऐसा मान सकते हो। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे चार्ज इज एक्सिलरेटिंग तो इट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, देखो एक तो चार्ज है मतलब कि वो फील्ड प्रोवाइड करेगा, है ना, मतलब कि वो फील्ड प्रोवाइड करेगा। अभी यहां पे आप प्रैक्टिकली दे आप मुझे ये मत बताना कि सर यहां पे भी कंडक्टर है और कंडक्टर के पास जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही वहां पे होल्स भी होंगे, तो सर कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अरे भाई साहब, ये मैक्सवेल जी ने ये सारी चीजें कहां पे इमेजिन की थी, दो प्लेट के बीच में इमेजिन की थी। क्या वहां पे कंडक्टिंग करंट है, क्या नहीं है, कंडक्टिंग करंट तो सिर्फ यहाँ पे सर्किट तक यहाँ पे सीमित है, मतलब कि दो प्लेट तक सीमित है, दो प्लेट के बीच में तो कंडक्टिंग करंट नहीं है, वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो भाई इन दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं है वहां पे,
क्या इलेक्ट्रॉन है फ्लो? नहीं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्लो ऑफ होल नहीं है। वो तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना? वहां पे इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब कि वहां पे कंडक्टिंग करंट नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहोगे भी तो भी आप यहां पे ये पॉइंट नहीं लगा सकते हो कि सर नेट चार्ज तो इसका जीरो हो जाएगा। यहां पे मैं ये नहीं बोल सकता हूं नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, ये नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जहां जहां पे आपको चार्ज एसिलरेट करने वाला दिखेगा या फिर ऑसिलेटिंग दिखेगा, वो शायद वहां पे आपको यही कंडीशन दिखेगी। और प्रैक्टिकली बोलो, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां से जनरेट होते हैं वो सर्किट है एलसी ऑसिलेटरी सर्किट, और उसमें भी आता है कैपेसिटर, है ना? उसमें भी आता है कैपेसिटर, है ना? एलसी, इंडक्टर, कैपेसिटर, है ना? तो यहां पे जहां से एक्सिलरेट कर रहा है ना, एक्चुअल में वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट को इमेजिन कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट करंट को कहां इमेजिन करना होता है? दो प्लेट के बीच के रीजन में, और वहां पे तो प्रैक्टिकली कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता दो प्लेट के बीच में तो भाई साहब मैक्सवेल जी को इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करना पड़ता? सीधी सी बात है ना? तो ये वाला पॉइंट जो भी हमने लगाया था, ये वाले केस में ई को जीरो बताने के लिए, ई का अस्तित्व नहीं है ऐसा बताने के लिए, वो यहां पे नहीं लगेगा, है ना? समझ में आई बात? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जी हां है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मैग्नेटिक फील्ड है? भाई ऑब्वियसली चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का भी अस्तित्व है। अगर नहीं समझ में आता है तो आ जाओ ये वाली फिगर के पास। मान लो कि ये दो प्लेट के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है, जो क्रॉस करके दिखाया है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, है ना? मान लो कि ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी सामने वाली दूसरी प्लेट है, और यहां पे इन दोनों के बीच में इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ना? ये कैपेसिटर यहां पे कनेक्टेड है और ये बैटरी कनेक्टेड है। आप समझ सकते हो कि ये डायरेक्शन में फील्ड है। आप कहां से देख रहे हो? आप यहां से देख रहे हो। आप यहां से देख रहे हो तो आपको क्या नजर आएगा? प्लेट को हटा दोगे, यहां से हटाओ, प्लेट को हटा दो, तो आपको ये फील्ड जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, वो आपको अंदर की डायरेक्शन में जाता नजर आएगा, है ना? तो आप समझ लो कि मान लो कि यहां पे ये जो प्लेट है वो पहले तो सर्क्युलर है, और ये जो फील्ड है आप जहां से देख रहे हो, आप यहां से ये डायरेक्शन में आप देख रहे हो, तो ऐसे केस में आपको ये फील्ड जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको अंदर की डायरेक्शन में दिखेगा, है ना? तो ये जो सारे ये जो क्रॉस दिखाए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सीधी सी बात है, यहां पे करंट का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो भाई करंट का फ्लो ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में करंट आया, करंट आया, करंट आया, करंट आया, लेकिन वो सिर्फ प्लेट तक जा सकता है, प्लेट को छोड़ के दो प्लेट के बीच में नहीं जा सकता है। तो भाई दो प्लेट के बीच में किसका एग्जिस्टेंस होगा? दो प्लेट के बीच में यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सिस्टेंस होगा। तो भाई यहां से अभी दो प्लेट के बीच में कौन सा करंट फ्लो करेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा, है ना? तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट यहां से यहां ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब कि मैं ये बोल दूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसी डायरेक्शन में यहां पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी है ना? मतलब कि यहां पे अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन दिखानी है तो वो कौन सी होगी? क्रॉस। तो ये हो जाएगी क्रॉस वाली डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन। मैं सिर्फ उसको एक क्रॉस से दिखा देता हूं, बाकी ये हर एक जगह पे आपको दो प्लेट के बीच में हर एक जगह पे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट बता सकते हो, ठीक है? तो मैंने सिर्फ एक क्रॉस से इसको बता दिया, ठीक है? तो ये हो गई इसकी करंट की डायरेक्शन, कौन से? डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन। और अगर करंट है, और अगर करंट है, आप समझना, ध्यान से समझना, और अगर यहां पे करंट है तो भाई बट ऑब्वियस है कि करंट है, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मोशन में है। और अगर करंट है यहां पे तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहां पे करंट की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और आप देखने जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसको समझने के लिए मान लो कि मैं ये जो आईडी है इसको जरा सेंटर के पास बता देता हूं। मान लो कि मैंने यहां पे करंट को दिखाया है, तो आप समझ सकते हो कि अगर करंट इनसाइड की डायरेक्शन में है, इनसाइड डायरेक्शन में है, तो अपना राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड उठा करके आओ, और अपना जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन में प्लेस करो, और अपने फिंगर्स को ये वाले पॉइंट की ओर, ये वाले पॉइंट की ओर आप ओपन करो, ये वाले पॉइंट की ओर, ये वाला जो पॉइंट है वहां पे ओपन करो। तो आपका थंब जाएगा इनसाइड और आपकी फिंगर्स ये डायरेक्शन में ओपन होगी, है ना? तो आपकी जो पाम होगी ना वो नीचे की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। उठाओ और देखो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो मतलब कि ये करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ने क्या किया? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर यहां पे देखोगे तो नीचे की डायरेक्शन में, अगर यहां पे देखोगे तो ये डायरेक्शन में, अगर यहां पे देखोगे तो ये डायरेक्शन में, अगर यहां पे देखोगे तो ये डायरेक्शन में, है ना? तो कुल मिला के देखोगे तो ये करंट को मैच करने वाला, ये जो करंट अंदर इनसाइड डायरेक्शन में है तो उसको मैच करने वाला फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो आप फील्ड यहां पे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इमेजिन कर सकते हो, है ना? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, यस और नो? तो भाई हुआ ना जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, है ना? और किसने जनरेट किया ये? डिस्प्लेसमेंट करंट ने? जी हां, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉज क्या है? वेरिएबल फ्लक्स का कॉज क्या है? तो भाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या है? तो ऑसिलेटिंग चार्ज। तो अल्टीमेटली सारी बाजी किसके पास गई? ऑसिलेटिंग चार्ज के पास। अभी आप बोलोगे सर यहां पे ऑसिलेटिंग चार्ज कैसे आया? अरे भाई ऑसिलेटिंग चार्ज इसलिए आया क्योंकि भाई वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। हमने क्या बोला था? तभी हमने एक स्टार लगा दिया था ना, हमने बोला था कि ये सिर्फ आप तब इमेजिन कर सकते हो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तब आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब कि कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज टूट के इलेक्ट्रॉन टूट के सामने वाली प्लेट के ऊपर जमा हो रहे हैं, जिसको हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, है ना? तो ये प्रोसेस हो रही है तब की ये बात होगी, है ना? तो तब तो चार्ज ऑसिलेट करता नजर आएगा, मतलब कि धीरे धीरे ये फील्ड ना तगड़ा होता नजर आएगा आपको। ये जो क्रॉस है ना, ये तगड़ा होता नजर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैसे वैसे ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी इंक्रीज होता नजर आएगा, और वैसे वैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी तगड़ा होता नजर आएगा, है ना? तो ये सारी कहानी बनेगी। मतलब कि हम ये इमेजिन कर लेंगे कि जी हां, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना? आई बात समझ में यहां पे? तो जब भी चार्ज एक्सीलरेशन में हो या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज हो, तब वो कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है ना? सीधी सी बात है, ये आप समझ सकते हो। क्या आपने एक चीज नोटिस की यहां पे? क्या आपने एक चीज नोटिस की? अगर आपने नोटिस की है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप देखो ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन देखोगे तो इनसाइड है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में? अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड प्लेन में है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है ना? एक्स वाई प्लेन में है। अगर आप इसको y बोलते हो, इसको x बोलते हो, और ये वाली डायरेक्शन है उसको z बोलते हो, तो आपका जो इनसाइड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो xy प्लेन में कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि आप देखो, ध्यान से देखो, आप देख सकते हो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब कि जो भी इंड्यूस हो रहा है ना, चाहे वो भाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हो या फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हो, आप आसानी से यह पता लगा लोगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो भी इंड्यूस है उसको देखते हो, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब कि अगर मैं ऐसा मान लूं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, तो भी ऐसे केस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं ये मान लूं कि किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, तो ऐसे केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो चाहे कोई भी केस उठा लो, आपको ये कंडीशन हमेशा नजर आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना? ये परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो अब मैं मेरे जो दो स्टेटमेंट मैंने दिए थे ना, देखो जो मैंने दो स्टेटमेंट दिए थे ना, वो बहुत ही बड़े स्टेटमेंट है। वो इसलिए बड़े स्टेटमेंट है क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना है तो आपको ये पॉइंट पहले तो दिमाग में क्लियर रखना है। देखो आपकी एनसीईआरटी की किताब में क्लियरली बोला गया है कि ये चैप्टर में वो आपको उतनी डेप्थ में नहीं ले जाएंगे जितना ये चैप्टर हकीकत में उतनी डेप्थ में जाता है। आप मानोगे नहीं, लेकिन रियलिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी रियल लाइफ में यूज करते हैं उसको समझना उतना ही डिफिकल्ट है। उतने सारे फॉर्म्स, उतने सारे मैग्नेटिक जो भी उसकी जो फिनोमिना है और ये जो इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, दोनों साथ में चलती है, तो उसको दोनों को साथ में इमेजिन करना और उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स लेते हो, बीएससी में जाते हो और वहां पे फिजिक्स लेते हो, तब आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना बड़ा चैप्टर है। इवन माइक्रोवेव करके अगर इंजीनियरिंग में जाती इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेते हो, तो वहां पे भी आपको एक सब्जेक्ट आएगा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेल में स्टडी करने को आएंगे। मतलब कि मान लो कि पूरी एक बुक है इसके ऊपर, जहां से आपको कितने सारे यहाँ पे फॉर्मूलास लगेंगे, कितने सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग लगेंगे।
आप समझ नहीं सकते, इतने सारे मैथमेटिकल मॉडलिंग्स वहां पे आएंगे। ठीक है, हम तो सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं, मतलब कैसे क्या होता है, बस इतना ही। तो इसीलिए अगर ये पूरे चैप्टर को अगर ढंग से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पे अंदर दिमाग में उतारना है, तो उसके लिए आपको ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, दो स्टेटमेंट। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक मैंने यही दो स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन अब मैं उसको चेंज करने वाला हूं। ठीक है, मैंने पहले वो दो स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन उसको बेस बनाने के लिए हमने सिर्फ वो दो स्टेटमेंट देखे थे, मैंने वहां पे कहीं लिखा नहीं था, है ना। अभी हमने दो स्टेटमेंट लिख दिए, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। तरीका इसलिए मैंने बदला है क्योंकि भाई यहां पे मैंने एक चीज नोटिस की है, शायद आपने भी ये नोटिस कर ली होगी। क्या नोटिस किया मैंने कि भाई जैसे जैसे यहां पे, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं वो दो कैपेसिटर की प्लेट के, सॉरी दो कैपेसिटर नहीं, एक कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, है ना। तो हमने देखा कि भाई ये ड्यूरिंग दी चार्जिंग प्रोसेस हमें ये फिनोमिना दिखेगी, तो तभी हमें ये इमेजिन करना है। तो ऐसे केस में हमने ये देखा कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, मतलब कि इसका ये क्यू इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाता है, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज होता जाता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाता है, तो हमने देखा कि वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है हमें, आप या फिर ऐसा समझ लो कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट को इंक्रीज करता जाता है। और जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे इंक्रीज होता जाता है, तो भाई साहब वो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो टाइम वेरिंग फील्ड है, वो कांस्टेंट फील्ड नहीं है। समझो पॉइंट को, ये टाइम वेरिंग फील्ड है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे ये फील्ड भी तगड़ा बनता जाएगा। समझो, इट इज वेरिएबल फील्ड, ये टाइम वेरिंग, वेरिएबल मतलब कि टाइम वेरिंग, टाइम के साथ साथ बदलने वाला फील्ड है। मतलब कि आप इसको टाइम के फंक्शन से बता सकते हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हो इसका, है ना, टाइम के फंक्शन से। तो ये जो फील्ड, इतना ही नहीं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखो, ये भी टाइम वेरिंग फंक्शन की तरह शो कर सकते हो आप। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होते हैं, मतलब कि टाइम के साथ साथ वेरी करते जाएंगे, है ना। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक ऐसी प्रोसेस बना दी कि जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको, हमने यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग देखा है, अगर आप चार्ज डिस्चार्ज देखोगे तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा तो फील्ड घटेगा, फील्ड घटेगा तो फ्लक्स वेरी भी करेगा, घटेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी घटेगा तो फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहाँ पे टाइम वेरिंग फंक्शन है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और ये सारी घटना हुई किसकी वजह से, तो भाई ये चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं। चार्ज क्यों ऑसिलेट करे भाई, क्योंकि हमने अभी माना है कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो चार्ज ऑसिलेट करेंगे ना। अगर ढंग से समझना है तो ऐसा समझ लो कि एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होता है। ऐसे केस में क्या दिखेगा आपको, आपको यही दिखेगा कि भाई पहले चार्ज बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो आप समझो ये ऑसिलेट कर रहा है, इसी को तो ऑसिलेशन बोलेंगे चार्ज का। हमने एलसी ऑसिलेशन में हमने एक नाम दिया था कि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा चेंज करके अभी बोलेंगे कि भाई वहां पे चार्ज ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ में आई बात, यस और नो। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों जिसको भी इमेजिन करना चाहते हो, उसको जिसको भी इमेजिन करते हो, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम वेरिंग फील्ड होंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने जो मेरे दो स्टेटमेंट मैंने बोले थे ना, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी मैं उनको क्या बोलूंगा, मैंने वहां पे स्टेटमेंट क्या दिया था आपको, मैंने वहां पे स्टेटमेंट ये दिया था कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता चल गया है कि हु इज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन दैट इज द ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि जहां पे आपको चार्ज ऑसिलेट करता नजर आएगा, वहां पे आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होता नजर आएगा। और वो एक रेडिएशन है, वो एक रेडिएशन है,
इट इज वन काइंड ऑफ रेडिएशन, एनर्जी जा रही है। वेव किसको बोला जाता है भाई, 11 में स्टडी किया होगा, वेव किसको बोलते हैं, वेव भाई एनर्जी को बोलते हैं। वेव क्या है, वेव कोई पार्टिकल है नहीं, वेव एक एनर्जी है। एक एनर्जी तो है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है और बीच में जो जो भी आता है उसको ऑसिलेट करवाती जा रही है ना। तो वेव एक एनर्जी है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी रेडिएट करती जाएगी। इसीलिए ना मोबाइल के साथ ये रेडिएशन वर्ड दिमाग में आ जाता है। सुना है ना, ये रेडिएशन बहुत ही हानिकारक होता है, मोबाइल के रेडिएशन बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो ये रेडिएशन वर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें से ये जो एलसी ऑसिलेटरी सर्किट होती है उसमें से क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएट होती है। कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ठीक है समझ में आ रहा है बात। तो अब अभी हम यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। हमारा स्टेटमेंट अभी क्या होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ऑसिलेट, देखो वो स्टेटमेंट जो भी था ना, हाँ समझने के लिए सही था, बेस बनाने के लिए मैंने पहले वो स्टेटमेंट दिया था, फिर मैंने लिखा नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि भाई उसको मुझे मॉडिफाई करके फाइनल स्टेटमेंट ये बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये समझो कि भाई ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ऑसिलेटिंग चार्ज विल प्रोड्यूस द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पे ऑसिलेटिंग चार्ज, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहाँ पे आप देखो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है और ऑसिलेटिंग चार्ज यहाँ पे ऑसिलेटिंग फील्ड मतलब कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट वेरी करेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट वेरी करेगा तो भाई उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरी करेगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा, है ना। वो टाइम वेरिंग फंक्शन होगा, मतलब कि ऑसिलेटिंग होगा। सीधी सी बात है, आसान भाषा में बोले तो ऑसिलेटिंग होगा, है ना। तो इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं अभी, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि हमने अब तक सिर्फ दो स्टेजेस चार्ज के हमने स्टडी किए थे, एक रेस्ट कंडीशन वाला, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। लेकिन अब ये तीसरा स्टेज है, दैट इज द एक्सीलरेशन वाला, है ना। कि जब भी चार्ज एक्सीलरेशन में है, एक्सीलरेशन को अब क्या करते हैं कि हम किसी रियलिटी के साथ अगर जब भी हम उसको मैचअप करने जाते हैं तो हमें चार्ज कहां एक्सीलरेट करता है, या फिर आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए कि चार्ज एक्सीलरेशन करने वाला चार्ज कहां पे दिखेगा। तो हमें कहीं ना कहीं वो एक्सीलरेशन करने वाला चार्ज जब भी चार्ज ऑसिलेट होता है वहां पे दिखेगा। इसीलिए हम यहाँ पे चार्ज इज एक्सीलरेटिंग, इसकी जगह पे हम क्या बोलते हैं, चार्ज इज ऑसिलेटिंग बोलते हैं, है ना। तो ऑसिलेटिंग चार्ज जो भी होगा वही हमारे लिए एक्सेलरेट करने वाला चार्ज बनेगा, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है कि सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। देखो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ आसान सी भाषा है, ठीक है। आसान से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जनरेट होते हैं, क्या वो सोर्स है उनके। देखो सोर्स वो नहीं है। मैं, हाँ अगर मुझे बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है वो होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप डीप में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पीछे का जो भी वजह है वो कुछ अलग है, वहां पे चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, इसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही है ना। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स है ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां पे आपको चार्ज ऑसिलेट करता नजर आएगा वहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होते नजर आएंगे, है ना। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, एंड दैट इज द एलसी ऑसिलेटरी सर्किट। हमने वहां पे देखा था एलसी ऑसिलेटरी सर्किट, है ना। तो आप अभी उसको समझते हैं, उसका नेचर भी देखते हैं, और उसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसा पैटर्न बनाएगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो अभी इसको तो डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था एलसी ऑसिलेशन के अंदर। तो हम इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से जो मैं समझाना चाहता हूं कि भाई क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ऐसा वेवफॉर्म कहां से आया हमारे पास, ठीक है। और देखो मैंने अभी ही आपको एक चीज यहां पे नोट करवाई थी कि भाई हमेशा जो भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे या फिर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, हमेशा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि जो भी यहां पे इनिशिएट हो रहा है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। तो इसीलिए पहले तो ये चीज नोट डाउन करो कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है तो आप समझ सकते हो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे आएगा, मतलब कि यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे ड्रॉ किया गया है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और इनका प्रोपोगेशन जो भी होगा ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर ये वेव अगर रेडिएट होता नजर आएगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में नजर आएगा, बाई जेड एक्सिस पे नजर आएगा। ये वेव जेड एक्सिस पे प्रोपोगेट करता नजर आएगा। क्यों जेड एक्सिस पे गया इसका भी रीजन है, वो मैं समझाऊंगा, आपको फील आ जाएगी कि हाँ ये हो रहा है ना। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो कि क्यों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पे जो भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप समझ सकते हो कि भाई यहां पे कोई एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है, तब भी आप चाहे कोई भी केस ले लो, चाहे फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, हमेशा जो भी प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे ये सारी चीजें स्टडी तो की थी। हमने देखा था कि भाई एलसी ऑसिलेटर में एलसी ऑसिलेटरी सर्किट में क्या होता था। तो भाई एक कैपेसिटर होता था, कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करके छोड़ देते थे। फिर क्या होता था, तो फिर भाई ये कैपेसिटर क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है, जैसे ही मैं ये स्विच को ये सर्किट को कंप्लीट करता हूं, ठीक है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे मैं सर्किट को कंप्लीट करता हूं तो भाई ये कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता था, मतलब कि यहां से भाई इलेक्ट्रॉन वापिस अपनी मूल प्लेट के ऊपर जाकर वहां पे न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट कर देते थे। तो यहां पे आप देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से घूमते 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 ये वाली प्लेट के ऊपर न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि आसान भाषा में बोलूं तो कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है वैसे वैसे यहाँ पे देखो ये दो प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है ना। तो अभी जितना है उससे कम फील्ड थोड़े टाइम के बाद दिखेगा, उससे कम फील्ड और थोड़े टाइम के बाद दिखेगा। तो कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट करते हैं जिसको हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, इसके साथ साथ वैसे वैसे यहाँ पे दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्राफिकल नेचर से शो करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे हमने इसका इक्वेशन भी बना था, ख्याल आया, कुछ याद आया, उसका इक्वेशन भी बना था हमने। और वो इक्वेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से कंपेयर भी किया था और उसका नेचर भी कैसा था, साइनोसोइडल था, हमने वो देखा भी था वहां पे, है ना। साइनोसोइडल नेचर वाला हमने वो रिस्पॉन्स ड्रॉ भी किया था करंट एंड वोल्टेज के लिए, ठीक है। हमने वो इमेजिन किया था, एक्चुअली ड्रॉ नहीं किया था, शायद इमेजिन किया था, ठीक है। तो आप इसको एसएचएम से मैच कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर आप देखने जाओ तो मैं अगर सिर्फ यहां से ग्राफ को स्टार्ट करूं, ठीक है, कहां से, यहां से, ध्यान से देखते जाएगा, यहां से ग्राफ को मैं स्टार्ट करता हूं। तो मान लो कि मैं यहां से ग्राफ को स्टार्ट करता हूं, देखना किसके ग्राफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, मैग्नेटिक फील्ड को देखने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ही देखना है। तो भाई जब भी हमने ये स्विच ऑन की तब परिस्थिति क्या थी, अरे रे ये क्या हो रहा है, तब परिस्थिति क्या थी, तब परिस्थिति यह थी कि तब यहां पे कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में मैक्सिमम फील्ड था, है ना, मैक्सिमम फील्ड था, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तब यहां पे मैक्सिमम फील्ड था, लेकिन जैसे जैसे हमने स्विच ऑन किया, मतलब कि यहां से चार्ज न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो गए, मतलब कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, वो कौन सी सर्किट बनेगी, तब कौन सा स्टेट बनेगा, ये वाला स्टेट बना, है ना, तब ये वाला स्टेज बना। आई बात समझ में। तो भाई यहां पे कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है ना, मतलब कि यहां पे थ्रू आउट दिस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस में आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि भाई कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डिक्रीज होते 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 जीरो हो गया, है ना।
यस और नो, मतलब कि अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूं तो मैं इसको ये स्टेज से दिखा सकता हूं, इतना रीजन आप देख लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस कर गई। लेकिन यहां पे हमने ऐसा अज्यूम किया था कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब यहां पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। लेकिन मान लो कि आप यहां से नहीं, आप यहां से नहीं, आप कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज है और एक इंडक्टर फुल्ली चार्ज है, वहां से ये घटना को देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? तब आपको ऐसा नजर आएगा कि भाई कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होना स्टार्ट करता है वैसे वैसे इसकी दो प्लेट के बीच का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट करता है ना। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करता है वैसे वैसे धीरे 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 दो प्लेट के बीच का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। क्लियर है? यस और नो? फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे कैपेसिटर, क्योंकि भाई एक बार कैपेसिटर ने एनर्जी तो ले ली, लेकिन हमने यहाँ पे देखा था एलसी ऑसिलेटरी सर्किट में, हमने ये चीज नोटिस की थी कि कोई भी कंपोनेंट चाहे इंडक्टर है या कैपेसिटर है, जितना एनर्जी लेता है उतना वापस देता भी है। तो अगर उसने T/4 साइकिल में एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो नेक्स्ट T/4 साइकिल में वो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज भी कर देगा। वापस नेक्स्ट T/4 में क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वापस T/4 में, उसके बाद की T/4 में वो रिलीज भी कर देगा। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की थी, तो इसीलिए मैं वापस यहां पे नहीं डिस्कस करूंगा। तो हमने देखा कि मान लो कि फर्स्ट T/4 साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ तो इसके दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होते 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 लेट्स से कि मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी। मान लो कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मान लो कि इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है E0, ठीक है, मैं बोलूंगा इसको E0। तो कैपेसिटर चार्ज होते 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 मान लो कि फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो तब इसकी दो प्लेट के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी इंक्रीज होते 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 लेट्स से कि भाई वो E0 पहुंच चुका है, मतलब कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होते होते E0 हो गई है ना। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। चलो अभी क्या होगा? तो ये T/4 फर्स्ट T/4 साइकिल में ये कुछ घटना बनी। उसके बाद नेक्स्ट T/4 साइकिल में, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई कैपेसिटर ने अगर एनर्जी अब्सॉर्ब की है फर्स्ट T/4 साइकिल में, तो एलसी ऑसिलेटरी सर्किट में नेक्स्ट T/4 साइकिल में कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट करेगा? डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। तो अभी कैपेसिटर ने एनर्जी डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो कैपेसिटर जैसे जैसे एनर्जी डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है तो उसके दो प्लेट के बीच का फील्ड भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज 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 डिक्रीज। और आफ्टर T/4 another T/4 cycle कैपेसिटर विल बी फुल्ली डिस्चार्ज्ड, है ना। तो कैपेसिटर यहां पे फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो तब ये कुछ घटना बनेगी, है ना, ये कुछ घटना बनेगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया यहां पे? हमने ये नोटिस किया कि ड्यूरिंग दी हाफ साइकिल, अब ध्यान देना, ड्यूरिंग दी हाफ साइकिल कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है एंड उसके बाद डिस्चार्ज भी हो रहा है ना। ड्यूरिंग दी हाफ साइकिल, ये पूरी एक साइकिल होती है ना, ये पूरी एक साइकिल होती है, लेकिन हम यहां पे सिर्फ हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग दी हाफ साइकिल कैपेसिटर चार्ज हुआ एंड डिस्चार्ज भी हुआ, है ना। ठीक है, फर्स्ट T/4 के लिए चार्ज हुआ, नेक्स्ट T/4 के लिए डिस्चार्ज हुआ। और ये फर्स्ट T/4 में जब वो चार्ज हो रहा था तब इसकी दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा था, और जब भी नेक्स्ट T/4 साइकिल में डिस्चार्ज हो रहा था तब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा था। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में ऑसिलेट कर रहा था ड्यूरिंग दी हाफ साइकिल, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई बात समझ में? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑसिलेट कर रही थी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑसिलेट, कभी इंक्रीज हुई, मैक्सिमम पहुंची, वापस डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। यही घटना बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ दो प्लेट के बीच में, है ना। हाँ, अब सोचो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। यस और नो? अरे भाई दो स्टेटमेंट, इसीलिए तो मैंने बोला कि दो स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, है ना, दो स्टेटमेंट याद होने चाहिए। तो भाई यहां पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो इसीलिए अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की है तो यहां पे उसके रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे y एक्सिस पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना, y एक्सिस पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो ये जो E है, ऑसिलेटिंग E ने
किसको जन्म दिया? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसीलिए इसने इसको प्रोड्यूस किया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसने मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। और क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर ही होते हैं हमेशा, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है। इसीलिए अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ा, है ना। इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड की ये जो हाफ साइकिल है इसको मैंने यहां पे ड्रॉ की। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है? ये मैग्नेटिक फील्ड को, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किसने किया? तो भाई ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने। मतलब कि पहले कौन प्रोड्यूस हुआ? पहले भाई ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इसी ने इसको प्रोड्यूस किया, है ना, इसी ने इसको प्रोड्यूस किया। क्लियर है? तो अब बारी आई मैग्नेटिक फील्ड की। और ये आप समझ भी सकते हो कि जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है वैसे वैसे यहां पे सामने देखो इंडक्टर चार्ज हो रहा है ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है ना। आप समझ सकते हो ये सारी चीजें। जैसे जैसे यहाँ पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो सारी एनर्जी कौन ले रहा है? एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? अगर ये कैपेसिटर एनर्जी दे रहा है तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? इंडक्टर कर रहा है ना। तो अभी क्या हुआ? अभी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। अभी ये बारी आई इंडक्टर की। इंडक्टर क्या करेगा? अभी अपनी एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है वो वापस रिलीज करेगा, और वापस रिलीज करेगा तो इसके साथ क्या होगा? वापस जैसे इसने एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट किया तो भाई यहां पे अभी कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना स्टार्ट करेगा। मतलब कि उसके बीच का, उसके अंदर का, दो प्लेट के बीच का जो फील्ड है वो फील्ड वापस दोबारा यहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, है ना, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो E है, ये जो वेरिएबल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने इंड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस किया ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। अभी ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की बारी आई तो इसने किसको इंड्यूस कर दिया? इसने प्रोड्यूस कर दिया ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्योंकि हमने दो सेंटेंस जो दिए हैं ना उसको बारी बारी देखते जाओ, इसको बारी बारी देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी घटना कि भाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और फर्दर क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो अभी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगेन ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आई तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने किसको प्रोड्यूस किया? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इसने किसको प्रोड्यूस किया होगा? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उसने किसको प्रोड्यूस किया होगा? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड अगेन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं देखो एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा वापस एक को प्रोड्यूस कर रहा है, वापस एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो दूसरा एक को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी तरीके से आप देखते जाओ, इसने इसको प्रोड्यूस किया तो इसने इसको प्रोड्यूस किया, इसने इसको प्रोड्यूस किया तो इसने इसको प्रोड्यूस किया, है ना। इसने इसको प्रोड्यूस किया तो इसने इसको प्रोड्यूस किया और इसने वापस इसको प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से आप देखते जाओ तो एक दूसरे को ये सब ना, ये दोनों प्रोड्यूस करते जाते कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं? देखो कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूसन देखो क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड ने, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है आप ध्यान से देखो, वापस देखो, दोबारा देखो, ध्यान से देखते जाओ, दोबारा देखो, ये सारी चीजें मिटा देता हूं, ध्यान से देखते जाओ। और ये दो सेंटेंस को ध्यान से दिमाग में रख के ध्यान से देखते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसको प्रोड्यूस किया? इसको, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने किसको प्रोड्यूस किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। तो देखो यहां से ये डायरेक्शन में आगे बढ़ी क्योंकि पहले ये प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद ये प्रोड्यूस हुआ, फिर इसने इसको प्रोड्यूस किया। कहां पे, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया? भाई ड्यूरिंग दी, सॉरी टुवर्ड्स दी जेड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, है ना। अभी देखो यहां पे ये प्रोड्यूस हो चुका है, ये प्रोड्यूस हो चुका है तो इसने अभी वापस दोबारा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया और ये मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। तो कहीं ना कहीं देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन देखो जेड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं ना, ये वेव जेड डायरेक्शन में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कौन सी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इसीलिए यहां पे प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन क्या आई? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसकी आई जेड डायरेक्शन। मतलब कि हम ये बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर हमने एक्स डायरेक्शन में दिखाया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दिखाया है, तो ऐसे केस में इसके रिलेटेड प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोपोगेशन होगा वो जेड डायरेक्शन में दिखेगा, क्योंकि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करा, वह प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा, वो प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस। तो इसी तरीके से कहानी चलती ही जाएगी और एनर्जी रेडिएट होती ही जाएगी। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ये सारी चीजें? जेड डायरेक्शन में दिख रही है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनिशिएट होते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हो रहा है, फील्ड जो भी हो रहा है, वो कैसे ये वेव को जनरेट करते हैं? भाई एक्चुअली वहां पे एक वर्ड यूज किया गया था, दैट इज दी रेडिएटिंग। मतलब कि अल्टीमेटली यहां से कुछ एनर्जी रेडिएट कर रही है, एनर्जी पूरी कंजर्व नहीं है, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करती जाएगी, और जो रेडिएट हो रही है ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो रही है ना। रेडिएशन का मतलब कि वो फैलाना, मतलब कि बाहर, जैसे कि हीट रेडिएट होती है ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी चली जाती है, वैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी जा रही है ना। ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं ना, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है। भले माना था हमने वहां पे, जब भी ये सर्किट स्टडी की थी, तो हमने वहां पे एजम्पशन लिया था कि वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, रियलिटी में भाई साहब भले वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन यहाँ पे जो उसके ऑसिलेशंस होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती जाएगी, है ना। ये जो रिलीज होगी एनर्जी, वो यहाँ पे एलसी ऑसिलेटरी सर्किट में कौन से फॉर्म में होगी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगी। अगर कोई मैकेनिकल सिस्टम है, तो भाई भले ही वहां पे हम फ्रिक्शन को इमेजिन नहीं करते, भले ही स्मूथ सरफेस है, लेकिन भाई कब तक वो एनर्जी कंजर्व रहेगी? जैसे कि स्प्रिंग का एग्जांपल हमने लिया था, तो स्प्रिंग के केस में ये एनर्जी कहां पे जाएगी? जो रेडिएट होगी। मतलब कि भले मान लिया है कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन भाई कोई भी सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख के जाओगे, तो वहां पे आपको खांचे खांचे नजर आएंगे, मतलब कि फ्रिक्शन वहां पे होगा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी आपको भले थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑसिलेशंस बंद होने में, लेकिन बंद तो होंगे ही होंगे वहां पे, है ना। मतलब कि वो एनर्जी वहां पे हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, जो फ्रिक्शन होगा वो एनर्जी को निकाल लेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एलसी ऑसिलेटरी सर्किट है, तो यहाँ पे भी एनर्जी यहाँ पे रेडिएट होगी। यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी हीट के फॉर्म में रेडिएट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म में एनर्जी, ये जो एलसी ऑसिलेटरी सर्किट है, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट हो रही है ना। और क्योंकि ये वेव्स है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको जनरेट करना और इसको दिखाना, इसको शो करना, हमारे पास वेव के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसको अगर हमें दिखाना है, इसको शो करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपलसरी वेव के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी देखो, मैं वेव के इक्वेशन में डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है, यहाँ पे सारी चीजें आप यहाँ पे स्टडी कर चुके हो, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मेट लिख देता हूँ। ये फॉर्मेट कहाँ से आया ये आपको दिख जाएगा, क्योंकि 11th में अगर आपने ढंग से स्टडी किया है वेव को, तो आपको पता होगा, सारे फॉर्मेट सारे पता है। एक्चुअल में ये इक्वेशन, वेव का इक्वेशन आता कहाँ से है? तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से ही इसको डिराइव कर सकते हैं, है ना। ये एकदम चीजें एकदम आसान है। वहां पे शायद आपने डेरिवेशन देखा भी होगा, ठीक है, कि कैसे ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एक डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन कैसे वेव के इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने ये स्टडी किया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं किया है तो भाई प्लीज दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसको नहीं देखने वाले हैं ना, वो वेव्स वाले चैप्टर में आपने देख लिया होगा। तो अगर मुझे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव को, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव को, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, क्योंकि वो भी एक वेव है, वो भी एक वेव है, यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो ऐसे केस में, क्योंकि भाई ये ध्यान से समझना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज वन काइंड ऑफ वेव, और वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो इसको शो करने के लिए मैं वेव का यही इक्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि देखो इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या है? जेड है, और हमने इसको कौन सी डायरेक्शन में कहां पे दिखा है? एक्स एक्सिस पे दिखाया है। तो इसीलिए वेव के इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन सकता है? Ex इज इक्वल्स टू E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी, है ना, kz माइनस ओमेगा टी। याद आया? कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखा दिखा लगता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का पीक एम्पलीट्यूड हो सकता है लेट्स से BO के बराबर,
तो यही मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं यहाँ पे शो करूं वेव के इक्वेशन से, तो यहाँ पे बी वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, है ना, के जेड माइनस ओमेगा टी। हमने यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज था ऐसा माना था, और वहां से चार्जिंग होना स्टार्ट हो रहा है ऐसा हमने अज्यूम किया था। इसीलिए हमने इसके नेचर को कुछ इस तरीके से साइनोसोडल नेचर से बताया है ना। वो आपको पता होगा कि एसएचएम में भी आपने देखा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन आप चाहो तो मेन पॉइंट से स्टार्ट करवा सकते हो, एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करवा सकते, कहीं से भी आपके ऊपर है आप कहां से इसको स्टार्ट करवाते हो, और उस हिसाब से उसके इक्वेशन आपको वहां पे इमेजिन करने होते हैं, उस हिसाब से आपको एंगल भी वहां पे प्लेस करना होता है। लेकिन वो सारी चीजें मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आप वहां पे स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो बस यही कहना था कि यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, यहाँ पे जो रेडिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, तो मैं इसको ये वाले इक्वेशन से शो कर सकता हूँ। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है तो मैं इसको ये वाले इक्वेशन से शो कर सकता हूँ। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखने हैं, ये वेव इक्वेशन है, सिंपल आप 11 में स्टडी कर चुके हो, ठीक है। हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, ये के क्या होता है आपने वहां पे देखा था, के को आपने शायद वहां पे वेव नंबर बोला था, है ना, वेव नंबर बोला था। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, वेव वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ नाम वहां पे थोड़ा सा चेंज है, ये अल्टीमेटली है वेव नंबर ही, लेकिन हम यहाँ पे इसको कई बार इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोला जाता है, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट समझ में आना चाहिए कि भाई ये के एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे वेव वेक्टर, ठीक है। तो ये जो के है जो 2 पाई बाई लेमड़ा होता था, ये शायद आपको पता है, वहां पे भी आपने ये सारी चीजें देखी है, तो इसको हम बोलेंगे वेव वेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेव वेक्टर। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, बस दो इक्वेशन है जिससे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अभी सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में चलते हैं, है ना, दोनों साथ में चलते नजर आ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और उसने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, लेकिन हम जब आगे जाते जाएंगे तो आपको क्या नजर आता जाएगा, देखो ऐसे सेक्शन वाइज ये प्रोड्यूस होते जाएंगे, मतलब कि आप ऐसा इमेजिन कर लो कि पहले ये प्रोड्यूस हुआ है, उसने इसको प्रोड्यूस किया, फिर इसने इसको प्रोड्यूस किया तो उसने इसको प्रोड्यूस कर दिया, फिर उसने इसको प्रोड्यूस किया तो इसने इसको प्रोड्यूस, तो कहीं ना कहीं ये अगर स्पीड में नजर आए तो आपको सब दोनों साथ में चलते नजर आएंगे, है ना। तो ये एक इल्यूजन जैसा हो जाएगा कि भाई वो साथ में चल रहे, प्रोपोगेट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भाई पॉइंट ये निकल के आता है कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है, क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जरा सोचो कि क्या यहाँ पे ई एंड बी के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है क्या। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखने जाओगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जी हाँ है, एक रिलेशन है जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ का जो भी रिलेशन है वो डिफाइन कर सकते हो, और हम सिर्फ यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे। वैसे इसका प्रूफ देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, हम इसको सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा मान लो कि भाई यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो तो आप वहां पे बीएससी में पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर आएगा, पूरा एक टॉपिक आएगा, मतलब कि मैंने बोला ना कि आपको ये जो भी हायर स्टडी में जाओगे तो वहां पे पूरा यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के इक्वेशन आएंगे, तो वहां पे आपको ये रिलेशन शायद समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये लेवल पे हम सिर्फ इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट क्या करना है कि भाई इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने देखा कि भाई एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है, वो दूसरा वापस एक को प्रोड्यूस करेगा, वो एक वापस दूसरे को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि एक दूसरे को वो लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो देयर शुड बी एनी वहां पे रिलेशन, कोई तो रिलेशन वहां पे होना ही चाहिए, है ना। ऐसा हमारा भी मानना है और आपका भी यही मानना होना चाहिए, है ना, कि भाई दोनों के बीच में कोई तो रिलेशन होना चाहिए। भले दोनों अलग अलग है, भले दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन भाई देयर शुड बी एनी रिलेशन बिटवीन देम। तो हाँ है, एक रिलेशन है, और जो हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है ना। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिखते हैं ई एंड बी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई
एंड बी, ठीक है। और वो रिलेशन क्या है, तो एक्चुअल में मैं बोलूं तो यहां पे जो रिलेशन है वो सिर्फ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन है। मतलब कि मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि E0 is nothing but equal to C times B0 होता है। So this is the relation, this is the relation कि electric field intensity is nothing but equal to C times B0, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी ये C क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो ये C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। आप चाहो तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां पे रेडिएट कर रहा है, तो अगर आप उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो डेफिनेटली बच्चों आपको ये रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मिलेगा, है ना। आप यहां पे ये लेवल पे इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लो, है ना। आप जब भी किसी इमेजिन करोगे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन को और वो वेव प्रोपोगेट हो रहा है, तो ऐसे केस में उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से यहां पे अगर रेशियो निकालते हो, तो आपको नियरर टू, करीब करीब आपको स्पीड की वेलोसिटी के बराबर वो वैल्यू मिलेगी, है ना। तो देयर इज अ रिलेशन between E and B and that is E0 by B0 is equal to C, है ना। अब इसको इस तरीके से याद मत रखो, अब इसको इस तरीके से याद रखो कि दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, C के बराबर होता है ना, C के बराबर होता है। अगर कोई मुझे पूछता है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, भाई वेलोसिटी निकालना तो बहुत ही आसान है। क्या आपको वेव की वेलोसिटी निकालना आता है, वेलोसिटी ऑफ EM वेव, वेलोसिटी of EM wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या आपको वेव की वेलोसिटी निकालना आता है? अगर मान लो कि मैंने आपको वेव का इक्वेशन दिया है, तो ऐसे केस में अगर मैं बोलूं कि भाई ये वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे, उसकी वेलोसिटी निकालना आता है आपको? अगर याद हो तो 11 में भाई सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग। देखो ये 11 में जो भी पढ़ते हो ना, तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता है, उसको डिटेल में जाना बहुत ही जरूरी होता है। पता नहीं कब ये सारे कॉन्सेप्ट कहां पे काम लग जाए, है ना। और यहाँ पे ऐसा ही है, वेव्स पता नहीं हो, वेव्स इक्वेशन पता नहीं हो, कहां से वेव इक्वेशन आता है वो पता नहीं हो, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा है कि हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतने डीप में नहीं है, इतने डेप्थ में नहीं है, लेकिन भाई जो भी यहाँ पे है कि जो BSc में जाने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेने वाला है, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में जाने वाला है, तो उसके लिए ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। डिटेल में आएगा, बहुत डिटेल में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो खैर, हमें तो सिर्फ वेलोसिटी निकालने। मान लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी वेलोसिटी v है, मैं उसको v से डिनोट करता हूं, तो ये v कितनी होगी, बहुत ही आसान है। क्या करना है, ओमेगा को ये कांस्टेंट k के साथ डिवाइड कर दो, तो ये वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के। सिंपल, ये वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के। भाई यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला था। शायद आपने वहां पे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था और यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस लिखा था। मैंने क्या बताया, वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन को आप देख रहे हो, है ना। हमारे केस में हमने जब इसको स्टार्ट किया, टाइम t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, तब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर रहा था। तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इंक्रीज होता नजर आया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर साइनोसॉइडल मिला। मैं क्या करूं, उसमें जो नेचर मिला उस तरीके से मैंने उसका वेव इक्वेशन लिखा, है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए kz आगे है एंड ओमेगा टी पीछे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वेव इक्वेशन होने का भी शायद कंडीशन आपने पढ़ी होगी वहां पे कि वेव इक्वेशन, कोई दिया गया इक्वेशन वेव इक्वेशन है कि नहीं, अगर वो आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप यही टर्म से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ax प्लस और माइनस bt, यही टर्म से आप आइडेंटिफाई कर सकते। खैर वो 11 की बातें हैं, मैं यहाँ पे डीप में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, नहीं तो और एक लेक्चर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे डायरेक्टली ओमेगा बाई के। तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन दिया गया है, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड या फिर वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से इसका इक्वेशन देखो, वहां से ओमेगा को डिवाइड कर दो k से, तो आपको ये वेलोसिटी मिल जाएगी। वैसे ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, आपको 11th में सारी चीजें आ चुकी है ना। तो बस यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी करेंगे।
उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे इमेजिन हुआ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और क्यों इसके नेचर ऐसे होते हैं, क्यों इसकी प्रोपोगेशन वाली डायरेक्शन z मानी जाती है, क्यों हम इस तरीके से इसको देखते हैं, कौन किसको प्रोड्यूस करता है ना। बस दो सेंटेंस, अगर वो दो स्टेटमेंट याद हो ना, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमेजिन कर पाओगे, है ना। क्लियर है? क्लियर है। तो इसका अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं, सोर्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।